दोस्तों आज हम रिएजेस के बारे में जानेंगे। रिएजेस से जो कंपोनेंट है और जो उसके यूसेज है और जो एडवांटेज है। तो रिएजेस डेवलप क्यों हुआ और किससे रिलीज हुआ है और कब रिलीज हुआ। तो डेवलप से रिएज होने के बाद रिएजेस पे क्या नुकसान या फायदे हुए वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए। ठीक है, उसके एक एक पॉइंट एक एक चीज़ें समझे थे बारीकी से। तो सबसे पहले जो रिएजेस है वह जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूज़ होता है इंटरफेस के लिए। और उसके बाद वेब एप्लीकेशन सिंगल पेज के लिए यूज़ होता है जहाँ पे मल्टीपल पेज भी बनाए जाते हैं। और फेसबुक जो रिलीज किया था उन्होंने 2013 में, जो वाइडली यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। जो उसके अलग अलग रीजन है रिएजेस वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले आज हम पॉइंट जानेंगे रिएजेस। तो रिएजेस क्या करते हैं। रिएजेस अलाउ करता है डेवलपर को यूआई और यूआई लुक अच्छा दिखने के लिए जो करंट स्टेज पे काम चल रहा है वेब एप्लीकेशन पे। तो वेब एप्लीकेशन तो रहते हैं वो मैनिपुलेट होते रहते हैं अपडेट और डिलीट के लिए। तो उसके लिए यूज़ होता है अचीव करने के लिए डोम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कोड रहते हैं जो ज़्यादा कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए रिएजेस में किए जाते हैं। जो इजली जो रहते हैं उनके कंपोनेंट बेस पे। तो कंपोनेंट बेस तो रहते हैं मॉड्यूलर रहते हैं जहाँ पे बिल्डिंग यूआई यूज होते हैं। एलिमेंट को अलग अलग डाउन करते डिवाइड करते रिवर्सिबल कंपोनेंट यूज किए जाते हैं रिएजेस पे। जो कंपोनेंट रहते हैं वो छोटे स्टेज रहते हैं और उनके बिहेवियर रहते हैं जो अलग अलग मैनेज होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बनाने के लिए यूआईएस यूएस पे। फिर उसके बाद रिएजेस में आते हैं हमारे वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं तो वेब एप्लीकेशन में मैनिपुलेट करते हैं। फिर डोम जो रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन में। फिर उसके बाद कंपोनेंट जो रहते हैं चेंज होते रहते हैं रिएक्ट कंपेयर से वर्चुअल डोम में। तो प्रीवियस जो वर्जन रहते हैं वो कैलकुलेट होते रहते हैं एक्चुअल डोम में अपडेट के लिए। फिर यहाँ पे आते हैं अनडायरेक्शनल डाटा फ्लो। अनडायरेक्शनल डाटा फ्लो यानी अनकंडीशनली डाटा फ्लो में कनेक्ट करने के लिए कंपोनेंट रहते हैं। कंपोनेंट में दो टाइप के कंपोनेंट रहते हैं, वन डायरेक्शन में जो फ्लो होते हैं। फिर उसके बाद उसमें रहते हैं दो कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, क्या रहते हैं, पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये इजीली मतलब रहते हैं एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। अब आते हैं हमारे जे एस में। तो जे एस में ये सेंटेंस रहते हैं सेंटेंस। सिस्टम क्या करता है, अलाउ करता है एच7 लाइन कोड लिखने के लिए डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के फाइल में। तो ये राइट जो रहता है इजियर रहता है लिखने के लिए अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ यूआई कंपोनेंट के लिए। तो बेसिकली ये सब जो जेएस रहते हैं एलिमेंट ये यूज होते हैं कंपोनेंट में, रिएजेस में यूज होते हैं। तो रिएजेस जो रहते हैं वो अपडेट होने लगते हैं। ठीक है, अब रिएजेस को यूज करने की कौन कौन सी चीज़ें लगती है। सबसे पहले परफॉर्मेंस, रिवर्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस, इकोसिस्टम और प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी। तो यूज़ करने के लिए रिएजेस में सबसे पहले आते हैं परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस क्या रहता है, वर्चुअल डोम इफिशिएंट उनके एल्गोरिथम रहते हैं जो फास्टर इंप्रूव करते हैं परफॉर्मेंस कंपेयर के लिए। तो रिएजेस यूज होते हैं रिवर्सिबिलिटी कंपोनेंट के लिए जहाँ पे कोड यूज होते हैं और मेंटेन होते हैं सेल डार्क पे। तो उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस, मतलब रिएजेस में जो एक्सपीरियंस होते हैं वह कंपोनेंट के बेस में यूज होते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए और इजी डेवलप करने के लिए कोड में। फिर इनकी जो इकोसिस्टम रहती है रिएजेस में लार्ज भी रहती है और एक्टिव कम्युनिटी भी रहती है जहाँ पे इकोसिस्टम लाइब्रेरी टूल और रिसोर्सेज में सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म जहाँ पे रिएजेस बिल्ड होती है ना कि वेब एप्लीकेशन में, इससे मोबाइल एप्लीकेशन में भी बिल्ड होती है जो कि उसको बोलते हैं सपोर्ट के लिए रिएक्ट नेटिव, जो कि अंडर रिएक्ट पे काम चलती है। फिर रिएक्ट में हमारे अलग अलग स्टेप भी रहते हैं तो डिपेंड करते हैं वेब एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए
मार्केट में आने के बाद उससे फ़ायदे क्या होगा। तो रिएक्ट मार्केट में आने के बाद सबसे पहले रिएक्ट को डेवलप किया था फेसबुक ने। तो फेसबुक ने चैलेंज किया था तो ये जो सर्वर जो कॉम्प्लेक्स डायनामिक और यूजर इंटरफेस है वो वेब एप्लीकेशन में बनाने के लिए हेल्प करेगा। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं कि रिएक्ट हेल्प करता है डेवलपमेंट करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले रहती है इसकी चैलेंज जो इंक्लूड होती है वो होती है मेंटेन रखना। तो कोई भी जो वेबसाइट होती है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है डेवलप करने के बाद उनको मेंटेन करने के लिए। तो ये रिएक्ट में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो जहाँ पे काम आती है, जितने भी डिफिकल्टी कोड रहते हैं या डाटाबेस रहते हैं वो मेंटेन करने के लिए इजीली ट्रैक करता है रिएक्ट। फिर उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में खाली एक चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है अपने डोम मैनिपुलेशन के लिए। तो डोम मैनिपुलेशन है वहाँ पे ये ज़्यादा लार्ज एप्लीकेशन स्केल पे काम आती है और जो भी उससे जो पुअर जो परफॉर्मेंस होते हैं वो इजीली लीड करते हुए अपडेट करते हैं वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे। फिर उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का। तो रिवर्सिबिलिटी मतलब जहाँ पे जो कंपोनेंट है एक कंपोनेंट क्रिएट किए वो बार बार वहाँ पे कंपोनेंट यूज कर सकते हैं रिएक्ट से मदद की वजह से। और डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट रहता है कंसिस्टेंसी वो इम्प्रूवमेंट होते जाती है। फिर रिएक्ट डेवलप करते हैं मल्टीपल सोल्यूशन जहाँ पे वो चैलेंज करते हैं प्रोवाइडिंग मॉडर्न और सफिशिएंट बिल्डिंग डायनामिक जहाँ पे इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस और वेब एप्लीकेशन के लिए काम आती हैं। जो भी बड़े बड़े जो सारे कंपनियां रहती है डेवलपर रहते हैं वो एक फ्रेमवर्क के लिए ये रिएक्ट यूज करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। अब सबसे मेन चीज़ आती है सारे रिएक्ट वेब एप्लीकेशन जो रहते हैं, ठीक है, वो कौन से पैकेज से बनते हैं। तो याद रखा पैकेज से इंफॉर्मेशन नहीं रहते तो वेब एप्लीकेशन बनने के लिए कोई चांस नहीं रहेगा। जो यहाँ पे जो रिएक्ट से जो हमारे जो पैकेज हैं वहाँ पे उसके नाम है npm। कोई भी पैकेज जहाँ पे इंस्टॉल होते हैं सबसे पहले npm इंस्टॉल और कोई भी पैकेज जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट हिसाब से वो इंस्टॉल किए जाते हैं टर्मिनल और कमांड लाइन की मदद से। तो npm जो रहते हैं वो एक पैकेज मैनेजर रहता है Node.js का जहाँ से रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट जो रहता है फ्रेमवर्क पे वो काम आते हैं चलने के लिए डेवलपमेंट को मैनेज करने के लिए। फिर दूसरी चीज़ आती है डेवलपमेंट टूल्स। अब npm का हो जाए तो उससे ज़्यादा सपोर्ट भी चाहिए जहाँ पे वो यूज होते कमांड लाइन पे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए डेवलपमेंट पे वो यूज होते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप जहाँ पे वो इंक्लूड करते हैं वेब पेज वेबल और अदर बिल्डिंग टूल्स। फिर उसके बाद आते हैं स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट करने के लिए रन करने के लिए रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए रिएक्ट स्क्रिप्ट। तो रिएक्ट स्क्रिप्ट जो रहते हैं वो डेवलपमेंट टेस्टिंग प्रोडक्शन बिल्ड के टाइम पे यूज होते हैं डेवलपमेंट टूल्स में। अब डेवलपमेंट टूल्स के बाद अगर प्रोजेक्ट में रिएक्ट हो जाए रन भी हो जाए अब एक बंडलर चाहिए रहता है जहाँ पे डिपेंडेंसी काम आती है जनरेट करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल पे। तो वो क्या यूज होते हैं वेब पेज, ठीक है। अब आते हैं जहाँ पे सारे मॉड्यूलर और फर्स्ट टाइम जहाँ पे रन हुआ है प्रोजेक्ट तो उसके लिए हमारे जो कंपोनेंट यूज लगते हैं रन होते हैं जहाँ पे सपोर्ट लगते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो वो का यूज होते हैं बबल, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क। लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क जो रहते हैं वो अलग अलग डिज़ाइन के लिए यूज होते हैं। वेबसाइट को लोड आउट बेटर यूआई परफॉर्मेंस के लिए यूज होते हैं जहाँ पे बूटस्ट्रैप कंपोनेंट कस्टमाइजेबल रिएक्ट कंपोनेंट मटेरियल डिज़ाइन प्रिंसिपल कंपोनेंट ये सब सारे जो यूज हैं वो यूआई लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में यूज किए जाते हैं। तो ये आज के टॉपिक में हमने ये कवर किया रिएक्ट क्यों आया, किसने आया और तब रिएक्ट डेवलप हुआ और हमने npm पैकेज भी देते सारे हमने देखे थे रिएक्ट क्यों जहाँ से फेसबुक ने इसको डेवलप किया। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम जाने देती प्रैक्टिकल उसके कैसे रहते हैं, ठीक है।
Thank you watching for this tutorial.